सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम साहित्य शास्त्र में जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है साहित्य शास्त्र का छंद शास्त्र। हमने इसके 力量 विषय में पूर्व में भी पढ़ा होगा, सुना होगा। तो जो छंद शास्त्र है, इसके संबंध में इसका जो प्रारंभ है या इसकी जो कहें पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की है, उसके संबंध में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले छंद शब्द का अर्थ, छंद कहते किसे हैं, तो इस संबंध में चाहे हमारे शब्दकोश हों या विविध शास्त्र हों, वहां पर छंद शब्द का हमें इसका शाब्दिक अर्थ भी मिलता है। तो 力 छंद 机 शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो छंद शब्द से घय प्रत्यय और छंद से अशुन प्रत्यय, ये दो तरीकों से इसकी मानी गई है। तो इससे संबंध में यहां पर जो रेफरेंस दिया गया है, जो संदर्भ दिया गया है, ये बामन शिवराम आप्टे का जो शब्दकोश है वहां से और शब्दार्थ कौस्तुभम से इसका उल्लेख किया गया है। तो हम बात करेंगे जो छंद शास्त्र है इसका सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ। जैसे जो हमारे वेद हैं, 力机 वेदों को भी, वेदों का एक अपना नाम छंद माना गया है। वेदों को भी छंद संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो हमारा ऋग्वेद है, विश्व की सबसे प्रथम ग्रंथ जिसको माना जाता है ऋग्वेद, ऋग्वेद के जो मंत्र भाग हैं वो मंत्र भाग जो हैं वो छंद निबद्ध हैं। इसलिए वेद को भी, वेद का एक अपर नाम या पर्यायवाची नाम 力 छंद 机 भी है। तो सबसे पहले अगर हम छंद की बात करें, ये छंद शास्त्र जो बाद में जो हमारे वेदांग थे, जो षड वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, इन सबके साथ मिलकर ये जो छंद है, इस छंद का भी एक अपना, इन षड वेदांगों में, 6 वेदांगों में एक अपना स्थान है। तो इसके जो परिचायक, छंद शब्द के जो अलग अलग शब्द मिलते हैं, जैसे छंदो विचिति, छंदो अनुशासन, छंदो विवृति तथा छंदोमान इत्यादि, ये हमें इसके संदर्भ ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। अब हम छंद शास्त्र की, जैसा मैं आपको बता रहा था, अगर हम बात करें तो जो हमारी भारतीय मनीषी परंपरा रही है, जो वेदों से जिसका प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहले इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो इस संबंध में जो वैदिक उक्ति आती है वो सीधे कहते हैं छंद पादौ तु वेदस्य। षड वेदांगों की अगर हम बात करें, 力机 छंद पादौ तु वेदस्य, कि वेद का जो छंद है वो पैर हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति का जो हमारा मानव शरीर है, यानी कि हम अगर वेद को एक शरीर के रूप में मान लें तो उसमें 6 स्थान मुख्य रूप से माने गए हैं। तो उन 6 स्थानों में जो छंद है, छंद शास्त्र को उसके पैर के समान माना गया। जिस प्रकार से मनुष्य, हम सब लोग, बिना पैर के हमारी गति नहीं हो सकती है, हम कहीं पर भी 力机 आ जा नहीं सकते हैं, हम भ्रमण नहीं कर सकते हैं, गतिमान नहीं हो सकते हैं संसार में, हमारे पैरों का एक विशेष महत्व रहता है। तो उसी के क्रम में इन छंदों को इस शास्त्र का, वेदांगों में वेदों का पैर माना गया है, पाद माना गया है। तो उसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो जो छंद शास्त्र का जो सबसे पहले जब इसका आविर्भाव हुआ, इसकी शास्त्रों में जब परिगणना हुई, तो इसके संबंध में जो हमें 力机 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, सबसे पहले तो आचार्य पिंगल का छंद सूत्र हमें मिलता है। तो आचार्य पिंगल जो हैं, इन्हें छंद शास्त्र का एक तरह से कहें कि इनको आद्य प्रवर्तक माना जाता है। ये जो आचार्य पिंगल थे, पिंगल मुनि थे, इनकी जो रचना छंद सूत्र है वो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है छंद शास्त्र के क्षेत्र में। इसी के आधार पर आगे चलकर पिंगल जी द्वारा रचित, जो मनीषी पिंगल के द्वारा कृत छंद सूत्र था, उसी के आधार पर आगे चलकर अनेक रचनाएं हुई, जिनमें जैसे श्रुतबोध कालिदास जी की कृति मिलती है, छंदोनुशासन मिलता है हेमचंद्र जी का, सुब्रत तिलक मिलता है आचार्य क्षेमेंद्र जी का, छंदो मंजरी मिलती है आचार्य गंगादास जी की, और वृत रत्नाकर, जिसका कि पाठ्यक्रम में, जो भारतवर्ष के मैक्सिमम सभी पाठ्यक्रमों में इसका प्रचलन है, श्री केदार भट्ट जी द्वारा रचित वृत रत्नाकर। तो आज हम ये जो हमारा छंद शास्त्र का परिचय है, इसमें प्रारंभ में छंद कहते किसे हैं, छंद शास्त्र का आविर्भाव कैसे हुआ, और मुख्य रूप से जो हमारे पाठ्यक्रमों में अधिकतर वृत रत्नाकर रहता है, आचार्य श्री केदार भट्ट जी की रचना, जिसके आधार पर आज का जो लौकिक
छंदों का जिसको कहें ज्ञान है वो प्रस्फुटित हुआ, उसकी हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि छंदों के भेद, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो छंद है, छंद का एक अपर नाम वेद भी है, यानी कि ये वेदों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो छंदों जो वेद थे वो छंदोनिबद्ध रचना थी वास्तव में। वहां पर गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप इत्यादि सभी छंदों का वर्णन आता है। ये अलग अलग साथ साथ करके ये छंद बनते हैं, तो उन्हें वैदिक छंद कहा गया। तो सर्वप्रथम जो इसके भेदों में अगर मैं प्राचीन संपूर्ण छंद शास्त्र की बात करूं तो सबसे पहले आते हैं छंद के भेदों में वैदिक छंद और जो लौकिक छंद। लौकिक छंदों में जैसे इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा, मालिनी, शिखरणी, तोटक इत्यादि, ये जितने भी जिसको कहें कि आधुनिक छंद है, जिसके अंदर हमारा आधुनिक संस्कृत साहित्य जिसके अंदर रचित है, जिसका आविर्भाव आदि कवि महाकवि वाल्मीकि जी से माना जाता है। उनका जो श्लोक है, आद्य श्लोक, मानसाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधीत कामोहितम, ये आद्य श्लोक के रूप में जिस प्रकार से घटित हुआ, ये लौकिक छंदों की रचना में जाना जाता है। तो वैदिक छंदों का जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेदों में वर्णित मंत्र हैं जो उन छंदों में निबद्ध हैं उन्हें वैदिक छंद कहते हैं, जैसे गायत्री, उष्णीक, अनुष्टुप, बृहति, त्रिष्टुप, जगति आदि। तो ये जो इसमें से भी अगर मैं यहां पर एक बात बताऊं, जो अनुष्टुप छंद है इसका लौकिक छंदों के अंतर्गत भी इसको गिना जाता है और बड़ा महत्वपूर्ण छंद है। अनुष्टुप में अधिकतर जो हमारे कई श्लोक हैं, कई हमारी जिसको कहें कि रचनाएं हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जैसा हमारा जिसको कहें संस्कृति को जोड़ने वाला धार्मिक ग्रंथ है, उसकी रचना भी अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। लौकिक छंदों में जितना भी हमारा पद्य साहित्य है, यानी कि जहां पद्य का अभिप्राय जहां पर श्लोक हैं, जहां पर श्लोकों की रचना होगी, दो श्लोकों की रचना का आधार जो है वो हमारे छंद शास्त्र के अधीन रहता है। और छंद शास्त्र में जो जितना भी आज का हमारा आधुनिक लौकिक साहित्य है वो सारा किसके अंतर्गत गिना जाता है, वो सारा लौकिक छंदों के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे कि महाकवि कालिदास विरचित जो रघुवंश है वो इसी गणना में आता है, किरात अर्जुनीय आते हैं, नैषधीय चरितम आता है, ये जितने भी हमारे पद्य ग्रंथ हैं वो सारे इसमें ही गिने जाएंगे। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हम यहां पर आचार्य केदार भट्ट जी द्वारा रचित वृत्त रत्नाकर की बात करेंगे, तो जो छंद भेद देते हैं वहां पर वो सीधा स्पष्ट कहते हैं और वो उसके मुख्य रूप से दो भेद मानते हैं। मैंने तो पहले आपको उसका प्रारूप बताया कि प्रारंभ जैसे वैदिक छंद और लौकिक छंद, पर आगे चलकर जो इसका जिसको कहें कि इसका विभाव होगा, इसका विभाजन होगा, वो कैसे हुआ है, वो इसका दो भागों में है। तो यहां पर वो आचार्य कहते हैं, पिंगलादि भिराचार्य यदुक्तम लौकिकम द्विधा मात्रा वर्ण विभागेन छंदस्तदिह कथ्यते, कि उसे छंद कहा जाता है। वो कैसे? मात्रा वर्ण विभागेन, एक तो उसका आधार क्या है उसको भेद करने का, मात्रिक, यानी कि जहां पर मात्राओं की गिनती की जाती है। हमारी जितनी भी जिसको कहें कि स्वर और व्यंजनों के बीच में स्वर के अंदर रहने वाली जो मात्राएं, जहां पर वो मात्राएं होंगी उनको जहां पर गिना जाएगा। दूसरा है वारणिक छंद, जहां पर वर्णों की गिनती होगी। तो वो कहते हैं पिंगलादि फिर आचार्य, वो सबसे पहले कहते हैं कि जो इसके आद्य प्रवर्तक हैं, जो पिंगलादि मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने लौकिक उस छंद शास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। कहने का अभिप्राय जो लौकिक आज का ये जो लौकिक छंद जिसको हम देखते हैं लौकिक साहित्य के अंदर, वो वास्तव में दो प्रकार का है, मात्रिक और वार्णिक। इसमें सीधा जैसा लिखा भी है कि जिसमें मात्रा की संख्या के आधार पर छंदों की रचना की जाएगी वहां पर मात्रिक छंद होगा, जैसे उपगीति इत्यादि, आर्या उपगीति इत्यादि। और जहां पर वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गिनती की जाएगी, यानी कि जैसे एक श्लोक के अंदर 4 चरण रहते हैं, उन चारों चरणों के अंदर वहां पर यदि वर्णों के आधार पर, यानी कि उसके जो वर्ण हैं, जो उसके अक्षर हैं, उनकी जब गणना की जाएगी, उनकी गिनती की जाएगी, तो वो प्रत्येक चरण में नियत होंगे। नियत का अर्थात निश्चित होते हैं। ये छंद का, क्योंकि छंद से बाहर आप पद्य रचना नहीं कर सकते हैं, तो वो कहता है कि वार्णिक छंद जिनमें वर्णों की संख्या नियत रहती है, नियत का अर्थात निश्चित रहती है। जैसे इंद्र बज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण रहते हैं, 11 अक्षर रहते हैं, तो यानी कि प्रत्येक के अंदर 11 होने चाहिए। ये इसका यानी कि जो इसके लक्षण हैं वो उसके अंदर घटित होगा। जो इसके अंदर इंद्र बज्रा स्यादिंद्र बज्रा यदि तो होगा, जब ये लक्षण घटित होगा उसी के आधार पर वहां पर इंद्र बज्रा छंद होगा। या फिर हम क्या करेंगे, किसी श्लोक का निर्माण करेंगे,
तो हम श्लोक का निर्माण करते वक्त यदि इंद्र वज्रा छंद को रखना चाहते हैं तो हमें वहां पर इसके लक्षण का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो छंद शास्त्र हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण कड़ी आती है वो आती है गण। इसमें गण भी एक महत्वपूर्ण, जिसको कहें विषय है, कॉन्सेप्ट है। तो छंद शास्त्र में जो गण है, गण किसे कहेंगे? तो कहता है कि 3 वर्णों के समूह को, यानी कि 3 अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। और जो लौकिक छंद शास्त्र है, जिससे जैसे हम यहां पर वृत्त रत्नाकर या अन्य किसी भी लौकिक उस छंदो मंजरी इत्यादि को भी उठाकर देखें तो हमें मुख्य रूप से कितने गण प्राप्त होते हैं? 8 गण प्राप्त होते हैं, यह निश्चित है। तो 8 गण कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर कहता है आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनोतु गुरु लाघवम। कहता है छंद में 8 गण हैं। कौन से? भगण, जगण, सगण, यगण, रगण, तगण, मगण और नगण। मैंने यहां पर इसकी सुगमता की दृष्टि से इसको इस क्रम से रखा है, अन्यथा इसको अलग क्रम से भी रखा जाता है। यहां पर इसको समझने के लिए हमें आसानी रहेगी। तो सबसे पहले यह कहता है कि आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। ये क्रम से, यानी कि पहले क्या होगा? जैसे आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, गुरु वर्ण रहेगा, भगण में प्रथम गुरु वर्ण रहेगा, आगे लघु रहेगा। इस प्रकार से अब ये गुरु और लघु किस प्रकार से रहते हैं उनका भी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अग्रिम चलते हैं गुरु और लघु, जो इसका महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि हम ये गुरु वर्ण और लघु वर्ण को कैसे पहचानेंगे। तो गुरु के लिए अगर हम सीधी सी बात करें तो गुरु कहां होगा और लघु कहां होगा, जो उसके लिए विशेष ध्यान रखने योग्य है, उसके लिए वो कहता है सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परश्च यह वा पदांते त्वसो गवक्रो गेयो अन्यो मात्रिको ऋजु। कहता है कि गुरु जो वर्ण है, गुरु का अर्थात जहां पर मात्रा ज्यादा होगी, जहां पर जिसको हम कहें कि जहां पर प्रत्येक उसमें वर्ण की स्थिति जो है जब वो बड़ी अवस्था में रहेगा, जैसे आ, ई, उ, ऐ इत्यादि। और अब इसमें कहा इसने सानुस्वारो, यदि अनुस्वार युक्त होगा, अंत में विसर्गें आएंगी, दीर्घ होगा, या उससे परे कोई अन्य शब्द उसके साथ संयुक्त जुड़ा हो, जैसे मान लो हमने च लिखा है तो उसके साथ भी वो जुड़ा हुआ, उसके साथ गिना जाएगा। या फिर कई बार क्या कहता है, ये एक यहां पर छंद को पूर्ण करने के लिए एक यहां पर जो नियम है वो ये है कि बा पदांते तो सो वक्रो, कि यदि पद के अंत में आपने उस छंद को पूर्ण करना हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अंतिम यदि आपका लघु भी होगा उसको आप दीर्घ कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात रह गई, जो गुरु वर्ण है, गुरु वर्ण के लिए उसको दर्शाने के लिए हम अपग्रह सूचक, यानी कि इसका ऐसा प्रयोग करते हैं जिसको कि हम आंग्ल भाषा में एस या संस्कृत में इसको अपग्रह कहते हैं, इस रूप में इसको लिखा जाता है। और लघु के लिए पूर्ण विराम की तरह चिन्ह आता है। अब आते हैं आगे कि जो छंद है, जो लौकिक छंद है, उनके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। वो लौकिक छंद के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो सबसे पहले कहता है समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषमवृत्त। तो समवृत्त जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है, इसमें हाँ एक महत्वपूर्ण बात, जैसे हमने प्रारंभ में ही जब छंद शास्त्र को प्रारंभ किया तो छंद के कई अन्य नाम भी आए, तो उनमें वृत्त शब्द का भी अधिकतर प्रयोग मिलता है। जैसे कि इस हमारे जिस ग्रंथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, तो वृत्त रत्नाकर, वृत्त रत्नाकर यानी कि जो रत्नों की खान है, कैसी? वृत्त, छंदों की जो खान है। तो छंद का एक अपर नाम वृत्त भी है। तो वो वृत्त या छंद यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का रहता है। तो पहला है समवृत्त, दूसरा अर्ध समवृत्त और तीसरा विषमवृत्त। तो समवृत्त किसे कहेंगे? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमने बात की थी कि जो छंद होंगे, छंद यानी कि उस श्लोक में या पद्य में 4 चरण रहेंगे। उन 4 चरणों के अंदर अब उसके अंदर रहने वाले वर्णों के आधार पर, या जैसे मैंने आपको कहा मात्रिक छंद भी हैं, वार्णिक छंद भी हैं, तो वर्णों के आधार पर या उन मात्राओं के आधार पर जहां पर उसको इस 3 प्रकारों में, या जिसको कहें कि जब हम उसको 3 कैटेगराइज करते हैं, उसके भेद करते हैं, प्रकल्प करते हैं, तो उसमें ये रहेंगे। तो सबसे पहले है समवृत्त। तो समवृत्त कहां होगा? जिस पद्य में या जिस श्लोक में
जिसके चारों चरण समान होंगे। चारों चरण का अभिप्राय जिसके चारों ही आपने जो पंक्तियां हैं वो चारों ही एक समान मात्रा में होंगी, यानी कि सभी में वर्ण समान होंगे। जैसे यहां पर उदाहरण दिया है मैंने इंद्र वज्रा, यानी कि इंद्र वज्रा के जब श्लोक इंद्र वज्रा छंद में लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा, या उसको हम कहें कि अगर उसको लिखा जाएगा या इससे पूर्व के ग्रंथों में लिखा हुआ उसको पढ़ा जाएगा, तो उसके प्रत्येक चरण को यदि हम देखेंगे तो प्रत्येक चरण के अंदर यदि उसके 4 चरण हैं श्लोक के, तो प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण रहेंगे। कहने का अभिप्राय कि वहां पर उसके चारों चरण समान मात्रा में रहेंगे। कहीं पर यह नहीं होगा कि एक वर्ण कम होगा या ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता है तो वहां पर छंद क्या हो जाएगा, छंद वहां पर घटित नहीं होगा, लक्षित नहीं होगा, जिसके कारण उसको छंद नहीं माना जाएगा। अग्रिम है अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त के लिए कहता है कि जिस श्लोक या पद्य का तीसरा चरण या पहला चरण तीसरे के समान हो, यानी कि 4 चरण हैं, पहले चरण के वर्ण और तीसरे चरण के वर्ण जहां पर समान होंगे, और उसी प्रकार से जो दूसरा चरण और चतुर्थ चरण है, द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण जहां पर समान होगा, वहां पर भी कौन सा छंद होगा, वहां पर अर्ध समवृत्त होगा। इसका उदाहरण है जैसे पुष्पिताग्रा छंद। इन समस्त छंदों के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इनके लक्षण के बारे में, इनके गायन के बारे में भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। तो विषमवृत्त अग्रिम आता है इसके भेदों में विषमवृत्त। तो विषमवृत्त के लिए कहता है कि जिस श्लोक या पद्य के जो चारों ही चरण हैं वो आपस में जब भिन्न होंगे, यानी कि पहले चरण में रहने वाले जब अक्षरों की वर्णों की संख्या, दूसरे चरण में रहने वाले वर्णों की संख्या, तीसरे में रहने वालों की और चतुर्थ में रहने वालों की जब अलग अलग होगी, यानी कि पहले वाले की दूसरे से संबद्ध नहीं होगी, दूसरे की तीसरे, या आपस में उनका कोऑर्डिनेशन या एक सहभागिता नहीं होगी, तो वहां पर विषमवृत्त होगा, जैसे कि कलिका इत्यादि वृत्त। तो इस प्रकार से हमने छंदों के प्रकार के बारे में पढ़ा कि छंद किस प्रकार से रहेंगे, हमारे लौकिक छंदों की रचना के बारे में पढ़ा। तो आगे चलकर हम छंद में छंदों का गायन किस प्रकार से होगा। छंद का एक अपर नाम गायन भी है, यानी कि छंद जो हैं वो गाकर उस स्वर लहरी में गाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको कहूं यहाँ पर मालिनी छंद, तो मालिनी छंद का जो लक्षण है वो वृत्त रत्नाकर के अंदर आचार्य केदार भट्ट जी लिखते हैं, न न मयुतेयम मालिनी भोगी लोके। जब इसका गायन किया जाता है तो वहां पर यति भी रहती है और उसको क्रम से गाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, न न मयुतेयम मालिनी भोगी लोके, न न मयुतेयम मालिनी भोगी लोके। इसी प्रकार से अग्रिम जो हमारी लेक्चर होगा उसमें हम छंदों के लक्षण के बारे में, उनके गायन के बारे में इसमें आगे पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।